नमस्कार, सत्य हिंदी के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो। इसके लिए हमारी गुजारिश है कि आप कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसके नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। हमें यकीन है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। यूपी वापस लाएगा अपने मजदूर, अब बाकी राज्य क्या करेंगे? महीने बाद भी सिर्फ 10% गरीबों को मिली दाल। अर्नब को 3 हफ्ते की राहत, सुप्रीम कोर्ट पर उठे सवाल। ममता बनर्जी और राज्यपाल में तनातनी चरम पर पहुंची। कोरोना रोगियों को कीटनाशक का इंजेक्शन देने पर आमादा ट्रंप। खास खबरें जानने लेने के बाद अब वक्त है खास खबरों पर विस्तार से चर्चा का। तो आइए सबसे पहले आज सबसे बड़ी खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वो वापस लाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक ही शर्त रखी है और वो ये कि सरकार सिर्फ उन्हीं मजदूरों को वापस लाएगी जो किसी अन्य प्रदेश में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके हों। बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए बसें भेज चुकी है। इसकी बिहार सरकार ने आलोचना की थी। बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने इसको लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन बताया था। दूसरे राज्यों ने भी इसके बाद अपने छात्रों को कोटा से लाने के इंतजाम कर डाले थे। ऐसा लगता है कि अब बाकी राज्य भी अपने मजदूरों को वापस लेने के लिए दबाव डालेंगे, बल्कि ये दबाव शुरू ही हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार से कहा था कि जो मजदूर मुंबई में और महाराष्ट्र में जगह जगह काम कर रहे हैं उनको उनके प्रदेशों में भेजने के लिए रेल चलाई जाए। इसके अलावा राजस्थान सरकार भी कह चुकी है कि प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने का इंतजाम किए जाने चाहिए। तो 3 मई को जब लॉकडाउन 2 ख़त्म होगा तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ इन प्रवासी मजदूरों के लिए और जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उनको अपने गृह प्रदेश में भेजने के लिए कुछ इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन योगी सरकार ने जो अपनी तरफ से ये कदम उठाया है, इससे एक तरह की हड़बड़ी मचने की आशंका है। तमाम राज्यों के बीच में एक कंपटीशन पैदा हो सकता है। उन राज्यों के अंदर उनकी सरकारों पर दबाव पड़ सकता है। तो ये जो काम एक आपस में चर्चा करके विचार विमर्श के ज़रिए किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार इस जो समन्वय के साथ काम करने के सिलसिले को है वो तोड़ रही है और ये लगातार वो कर रही है कि पहले उसने कोटा से अपने छात्रों को बुलाने के लिए किया और अब ये कर रही है। ये एक गलत परंपरा है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में इस तरह की बात करना लॉकडाउन को बेमानी बनाने जैसा होगा। कायदे से होना ये चाहिए कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाता और दूसरे राज्य भी जैसे केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं वैसे उन्हें भी करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि इसमें भी एक किस्म की राजनीति हो केंद्र सरकार की कि अपनी सरकारों को और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को वो ज़्यादा तवज्जो दे रही हो। उसने जानबूझकर उससे कहा हो कि आप इनिशिएटिव लो ताकि क्रेडिट भी आपको मिले कि योगी सरकार ने ये पहल की, योगी सरकार के करने पर ऐसा हुआ। तो ये एक राजनीति भी हो सकती है और ये राजनीति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी हो सकती है कि हम अपने मजदूरों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। हालांकि अब उनको ये ख्याल आ रहा है जब इतने दिन गुजर चुके हैं और इस तरह से पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के मजदूर त्रस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भूखे मरने की उनकी नौबत आ चुकी है। तो बिहार ने आपत्ति की थी जब उन्होंने कोटा से लाने की कोशिश की थी। इसका मतलब है कि बिहार सरकार को भी अंधेरे में रखा जा रहा है, नीतीश सरकार को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो ये एक कहना चाहिए कि एक अराजक माहौल बनाने की कोशिश है या अराजकता इससे पनप सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार
दो तरह का व्यवहार कर रही राज्यों के साथ। कुछ राज्यों को विशेष छूटें दे रही हैं, कुछ राज्यों को छूटें नहीं मिल रही हैं। कुछ राज्यों को पहल करने का मौका दे रही हैं, कुछ राज्यों को वो अनदेखा कर रही है। अन्यथा जो महाराष्ट्र सरकार की पहल थी कि रेल चलाई जाए, इस पर भी कोई बयान रेल मंत्री का आ सकता था, केंद्र सरकार की तरफ से आ सकता था कि हाँ, हम इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति में इस कोरोना संकट के समय भी इस तरह की राजनीति खेली जा रही है, ये बहुत दुखद है और आपत्तिजनक भी है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना राहत पैकेज का ऐलान किया लगभग 1 महीने पहले, पर अब तक वो आम जनता तक नहीं पहुंच सका है। इस पैकेज के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले हर परिवार को 1 किलोग्राम दाल दी जानी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 10% लोगों को ही दाल मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 1.95 लाख मीट्रिक टन दाल बांटी जानी थी, लेकिन अब तक कुल मिलाकर 19,496 टन दाल ही बांटी जा सकी है, जो कुल बांटी जाने वाली दाल का तकरीबन 10% है। अब इसके पहले मैं आपको उस सर्वे की रिपोर्ट की भी याद दिला दूं जिसका जिक्र मैंने अपने प्रोग्राम में किया था। 13 अप्रैल को एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया था कि 96% लोगों तक कोई राहत नहीं पहुंची है, और उसके 15 दिन बाद हम ये देख रहे हैं, 10 दिन बाद, कि 10% तक ही दाल पहुंची है। तो अगर पूरे पैकेज की का आकलन किया जाएगा तो हमें लगता है कि ये 10% लोग ही हैं, 10-15% ही लोग होंगे जो कि उस घोषणा के से फ़ायदा उन तक पहुंचा होगा, उनकी घोषणा का इनको लाभ पहुंचा होगा। तो ये बता रहा है कि केंद्र सरकार किस ढंग से काम कर रही है। केंद्र सरकार बयान वीर की तरह काम कर रही है, घोषणा तो कर देती है, लेकिन घोषणाओं का क्या हो रहा है उसके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करने का कोई इंतज़ाम नहीं कर रही है, लोगों तक वो राहत पहुंच ही नहीं रही है। अगर 10% लोग तक ये राहत पहुंची, इसका मतलब है कि जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं उन इलाकों में तो हो सकता है कि वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मदद से ये हो जा रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, अर्ध शहरी इलाकों में, छोटे कस्बों में ये राहत बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है। इससे ये साफ हो रहा है, इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में, इस मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है। लोगों को राहत देने के नाम पर केवल गाल बजा रही है। बहुत दुखद है, और अभी भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने इस दिशा में कुछ और कदम उठाए हों, क्योंकि वो तत्परता नहीं दिख रही है, वो चिंता नहीं दिख रही है इस खास तौर से इन वर्गों के प्रति जो इस लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाए जाने से और ज़्यादा बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गए हैं, गरीबी में फंस गए हैं, बेरोज़गारी उन पर हावी है ही, और अब भुखमरी की नौबत उनके सामने है। और आइए अब लेते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तारी से 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता और रिपब्लिक टीवी के मुंबई स्थित ऑफिस को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। इस मामले में अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें, अपने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर अर्णब के खिलाफ देश भर के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज की गई है। 6 राज्यों में ये FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई हैं ज़्यादातर FIR। और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने अपने प्रोग्राम में किया था, 2 मुद्दे थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई हुई, उसमें दोनों पक्षों के वकील ने जो दलीलें रखी वो बड़ी दिलचस्प हैं कि मुकुल रोहतगी जो अर्णब गोस्वामी के वकील के तौर पर पेश हुए थे, उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बताया, लेकिन कपिल सिब्बल ने ये इसके खिलाफ तर्क रखा कि क्या कोई अगर सांप्रदायिकता सरेआम भड़का रहा हो या किसी व्यक्ति पर सीधे सीधे लांछन लगा रहा हो सवाल पूछने के नाम पर, तो क्या उसको भी इससे राहत दी जा सकती है? क्या ऐसे लोगों पर कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती है? जब दूसरे लोगों पर, राहुल गांधी ने जब RSS पर इस तरह का आक्षेप किया था तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी देश भर में, उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस हुआ था और राहुल गांधी अदालत में पेश हुए। तो ये कानून क्या एक तरफा है? क्या
कुछ लोगों को विशेष छूट हासिल है हमारे देश में। अर्णब गोस्वामी आखिरकार क्या हैं? एक पत्रकार हैं जिन्होंने कुछ चीज़ों का, मर्यादाओं का पालन नहीं किया और एक प्रतिष्ठित महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की, अशोभनीय टिप्पणियाँ की। और न केवल ये किया बल्कि पालघर की घटना को लेकर उन्होंने दुर्भावना पैदा करने की भी कोशिश की, तो वो भी कानून के तहत, आईपीसी के तहत एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर कहाँ जाकर रुकेगी? क्या किसी भी जर्नलिस्ट को इसके आधार पर कुछ भी कहने, बोलने, करने की छूट दी जा सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अदालत को फैसला करना था। हालांकि अदालत के व्यवहार को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अर्णब गोस्वामी को ये विशेष सुविधा क्यों मिली कि उन्होंने रात 8 बजे अपनी याचिका दायर की और सुबह उनकी सुनवाई हो गई। ऐसा क्यों हुआ आखिरकार? क्योंकि बहुत सारी ज़रूरी याचिकाएं वहाँ पर लंबित हैं। एक श्रीमान छोकर हैं जिनकी एक याचिका बहुत ज़रूरी है, जो प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं, उनके बारे में कि भाई उनका कोविड टेस्ट करा के उनको अपने घरों को जाने दिया जाए, इसकी याचिका है, लेकिन 1 हफ्ते बाद की डेट दी गई है। और ऐसी बहुत सारी याचिकाएं हैं जो बहुत अर्जेंट के दायरे में आती हैं, लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है और अर्णब गोस्वामी के मामले पर सुनवाई हुई है। तो इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, अर्णब गोस्वामी को ये खास छूट क्यों दी जा रही है? अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला इतना गंभीर है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला तो जम्मू कश्मीर के लोगों से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ के पत्रकार भी कब से गुहार लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये कुछ सवाल हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं और ये कुछ अरसे में कुछ ज़्यादा उठ रहे हैं। इसलिए इन पर सोचना चाहिए, हमारे न्यायविदों को भी सोचना चाहिए और जो न्याय व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इससे कहीं न्याय व्यवस्था की जो साख है वो लगातार गिरती तो नहीं जा रही है, संदिग्ध तो नहीं होती जा रही है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ गई है। शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक समुदाय का खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। धनखड़ ने बनर्जी के गुरुवार को उन्हें लिखे पत्र का जिक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर सरकार के कामकाज में लगातार दखल देने का आरोप लगाया था। धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस से न निपट पाने की अपनी सफलताओं को छिपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम कर रही हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 3 पत्रों का आदान प्रदान हो चुका है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भेजे अपने पत्र में लिखा था कि वे यह बात याद रखें कि मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं और आप मनोनीत हैं। आप जिस राज्य के राज्यपाल हैं वहीं की सरकार, उसके मंत्रियों और अधिकारियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं जो असंवैधानिक है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो जगदीप धनखड़ का जो भी पूरा व्यवहार रहा है पिछले कुछ महीनों से, बहुत ही राजनीति से प्रेरित लग रहा है। वो लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल की शुरुआत में और बीजेपी बड़े धूमधाम से उसकी तैयारी कर रही है। उसको लगता है कि इस बार वहाँ उसके लिए अच्छे अवसर हैं और राज्यपाल उसी के लिए तैनात हुए लग रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हालत है, वहाँ के राज्यपाल वहाँ की सरकार के बारे में चुप हैं। गुजरात में जो नंबर 2 पर पहुँच गई, वहाँ के राज्यपाल चुप हैं, कुछ अपनी सरकार के बारे में नहीं बोल रहे क्योंकि वो भी बीजेपी के हैं। तो जहाँ बीजेपी की सरकार हैं, बीजेपी के राज्यपाल कुछ नहीं बोले हैं। आप बिहार का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ भी हालात ख़राब हैं लेकिन वहाँ के भी गवर्नर चुप हैं। तो जहाँ दूसरे राज्यों की सरकारें हैं उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनके बारे में निगेटिव राय बनाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर से चूँकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए ये ज़्यादा ही हो रहा है। ये ममता बनर्जी ठीक से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, ये सही बात है उनका ये कहना। और राज्यपाल एक मनोनीत व्यक्ति हैं, वो अपनी कोई विशेष योग्यता की वजह से वहाँ नहीं हैं, वो इस सरकार की कृपा की वजह से वहाँ पर हैं। तो उन्हें अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। उनको अपनी जो संवैधानिक भूमिका है जो मिली है संविधान के ज़रिए, वहाँ तक अपने को सीमित रखना चाहिए। वो वहाँ के स्थानीय प्रशासन में, सरकार के काम में मीन मेख निकालकर, बहाने ढूंढकर उस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि
ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ स्थिति नहीं है। ये लोकतंत्र में गवर्नर का ये रोल नहीं है जो हमारे संविधान ने डिफाइन किया है। तो लगातार कहीं ऐसा ये शंका पैदा हो रही कि ये स्थिति को इस तरह से तो बिगाड़ने की एक कोशिश नहीं हो रही केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल के मार्फत कि अगले कुछ महीनों में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर चुनाव करवाए जाए, ताकि जो सरकारी मशीनरी है उसका भी इस्तेमाल अपने इलेक्शन में कर लिया जाए। तो बहुत सारी आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं और संदेह हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। और राज्यपाल की भूमिका तो किसी भी पैमाने पर सही नहीं ठहरती है। जिस तरह से वो खुलकर मीडिया में बात करने लगे हैं और लाइव डिबेट में जाने लगे हैं, जो कि एक नई चीज़ है भारतीय राजनीति में, तो वो अपनी लक्ष्मण रेखाएं लांघ रहे हैं और ये बहुत अशुभकारी संकेत हैं। इसका विरोध होना चाहिए। और अब आते हैं आज की अंतिम खबर पर, जो बड़ी ही दिलचस्प है। अक्सर अपने अजीबोगरीब बयानों से चर्चा में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक और बेहुदा बयान पर भूचाल आ गया है। ट्रंप ने कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर कहा है कि इस पर शोध होना चाहिए कि क्या कोरोना रोगियों के शरीर में कीटनाशक का इंजेक्शन लगाकर संक्रमण दूर किया जा सकता है, जिसके बाद डॉक्टरों ने तो इसका जोरदार विरोध किया ही है। राजनीतिक हलकों में भी ट्रंप के इस विचार पर लोग सोच रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि कोरोना से प्रभावित रोगियों में अल्ट्रा वायलेट किरणों का विकिरण डालना चाहिए ताकि कोरोना के वायरस मर जाएं। डॉक्टरों ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखिए, ट्रंप का कोई बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल का, कोई रिसर्च का, कोई साइंस का, लेकिन वो अपने आप को सुपर साइंटिस्ट समझ रहे हैं और ऐसे अजीबोगरीब नुस्खे बता रहे हैं जो बहुत ही घातक हो सकते हैं। ये ठीक हमारे यहाँ जैसे ये कहा जा रहा है कि गौमूत्र से ठीक हो जाएगा, गोबर से ठीक हो जाएगा, या काढ़ा पी लो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस तरह के जो अवैज्ञानिक तरीके हैं उनको मूर्खतापूर्ण ढंग से प्रसारित किया जा रहा है। और लोग चूँकि अनपढ़ हैं और अंधभक्त हैं, इसलिए कई लोग विश्वास भी कर लेते हैं। इसी तरह से अमेरिका में हो रहा है, ट्रंप के अनुयायी अंधभक्तों में हैं। ये जो विचार हैं, पूरी मेडिकल कम्युनिटी उनका बार बार विरोध कर रही है। जब उन्होंने क्लोरोक्विन का भी इसी तरह से इस्तेमाल की बात की थी, तब भी विरोध किया था। उन्होंने जितने भी इस तरह के सुझाव दिए हैं वो अवैज्ञानिक हैं, उनका कोई तर्क नहीं है। वो अपने आप को ज़्यादा विद्वान साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपने ऊपर आत्ममुग्ध हैं और एक तरह का नर्सिसिज्म उन पर हावी है, आत्मरति, अपने को बहुत विद्वान मानना, इस तरह का ख्याल पाल लेने के आदी हैं। लेकिन उनके इस व्यवहार से कोरोना से जो लड़ाई हो रही है उसमें अमेरिका को बहुत दुविधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बहुत शक्तिशाली होता है वो अगर इस तरह की बातें करता है तो पूरे सिस्टम में दिक्कत पैदा होती है और ये लगातार हो रही है। ये बड़ी चिंता की बात है अमेरिकियों के लिए, क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी बुरी तरह से फैल चुका है। हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग संक्रमित हैं और ऐसे में देश का सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति इस तरह के टोने टोटके पर बात कर रहा है, नीम हकीमी झाड़ रहा है। ये बहुत दुखद है। तो मित्रों, ये था आज का सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। उम्मीद है कि आपको हमारी खबरें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के सुनिए सच में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की सच्ची खबरें लेकर। सुनिए सच में। उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।